हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम आपके पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, कक्षा 12 का जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसकी विविध प्रश्नमालों को हमने किया था खत्म। और मैंने आपसे वादा किया था अगला जो चैप्टर हम करेंगे वो करेंगे अवयव, जिसका नाम है मैट्रिसेस। बहुत शानदार और लाजवाब चैप्टर है आपके दृष्टि से और बड़ा सिंपल सा है। और एक बात और है, अगर आपको अवयव समझ में नहीं आया तो अगला एक चैप्टर है, चौथा चैप्टर सारणिक यानी डिटर्मिनेंट, वो आपको समझ में नहीं आएगा। अवयव के बारे में 3.1 का अलग से डिस्कशन करेंगे, 3.2 का अलग से इंट्रोडक्शन करेंगे, 3.3 का अलग डिस्कशन करेंगे। हर चीज़ का अलग अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि दूसरे चैप्टर में खूब सारा इंट्रोडक्शन था कि मुझे 10वीं क्लास का भी पढ़ाया जाना था, 11वीं का भी पढ़ाना था और 12वीं का भी पढ़ाना था। ये अवयव यानी कि मैट्रिसेस जो चैप्टर है, अभी तक आपके कभी ऐसी चीज़ें नहीं आई है जो इस बार आई। पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं इसके, फिर इसकी ढंग से एकदम परिभाषा लिखेंगे, भाषा लिखेंगे। 3-4 चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। एक अवयव होता क्या है, एक अवयव की कोटि क्या होती है, एक अवयव में अवयवों की संख्या क्या होती है, एक अवयव के प्रकार पढ़ने, 5 और 6 प्रकार है कुछ ऐसे पढ़ने, और एक अवयवों की समानता पढ़नी। अगर आपको ये टॉपिक ऐसे समझ में आ गया, इस एक वीडियो के अंदर जितना भी 3.1 जो प्रश्नावली आपके कंप्लीट, जो 3.1 प्रश्नावली है उसका पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो देरी बढ़ा के देखना है क्या एक्चुअल। आपकी हेडिंग लगाई गई है अवयव। मैं कुछ उदाहरण लेता हूं। सपोज दैट आप कक्षा 12 में पढ़ते हो और आपकी कक्षा 12 में 3 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 3 विद्यार्थी। एक मान लेते हैं राम है, एक श्याम है, एक कृष्ण है। एक राम है, एक श्याम है और एक क्या है? कृष्ण है। और उनके पास पेन और पुस्तकें हैं। आपके पास पेन और क्या है? पुस्तकें। सपोज दैट मान लो कि राम के पास 3 पेन है, श्याम के पास 5 है और कृष्णा के पास 7 पेन है। राम के पास 10 पुस्तकें हैं, इसके बाद 15 पुस्तकें श्याम के पास, और इसके पास 7 पुस्तकें। ऐसा हमने कोई रैंडम उदाहरण लिया। अब ये जो चीज ऐसे लिखी है ना, ये दर्शा क्या रही है? ये दर्शा रही है कि राम के पास 3 पेन है, 10 पुस्तकें हैं, श्याम के पास 5 पेन है, 15 पुस्तकें हैं, कृष्णा के पास 7 पेन है और 7 ही क्या है? पुस्तकें। अगर मैं इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ा के इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे इसको ब्रैकेट बंद कर दूं, यहां लिख दूं मैं 3, फिर मैं लिख दूं 10, फिर लिख दूं मैं 5, फिर लिख दूं 15, फिर लिख दूं 7 और फिर क्या लिख दूं? मैंने यहां 7 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। इसी चीज को ये बता रहा हूं। और ये चीज भी ये कह रही है कि राम के पास 3 पेन है, 10 पुस्तकें, श्याम के पास 5 पेन है, 15 पुस्तकें, कृष्णा के पास 7 पेन है और 7 ही क्या आपके पास? पुस्तकें। अब आप समझना, जैसे आपने ये लिखा है तो ये क्षैतिज रेखाएं चलती है ऐसे, ये तो ये जो कहलाएगी ना, ये आपकी पंक्तियां कहलाएगी। इसको आप प्रथम पंक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रथम पंक्ति। ये प्रथम पंक्ति। ये कौन सी पंक्ति हो जाएगी? दूसरी पंक्ति हो जाएगी। कौन हो जाएगी? दूसरी पंक्ति। और ये तीसरे वाली क्या हो जाएगी? तीसरी पंक्ति। 3 पंक्तियां होगी इसके अंदर। ऐसे ये जो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये जो स्तंभ खड़े हैं ना, ऐसे ये जो पिलर की तरह खड़े हैं, इसको बोला जाएगा, ये जो लिखा है ये प्रथम स्तंभ है आपका। क्या कहलाएगा? प्रथम स्तंभ। और ये क्या कहलाएगा आपका? दूसरा स्तंभ। तो कुछ चीजें हमने उदाहरण लिया, रैंडम कोई उदाहरण लिया अपनी मन मर्जी से पास, कि 3 लोगों को लिया, कुछ ऐसे लिया और उसको एक ऐसे आयत के रूप में बंद कर दिया। उसको किसके रूप में बंद कर दिया? आयत के रूप में बंद कर दिया। तो ऐसा लिख दिया। और फिर मैंने लिखा है कि इसके अंदर 3 पंक्तियां, देखो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्तियां। और स्तंभ कितने? 1 और 2। तो पहली वाली को प्रथम पंक्ति बोला जाएगा, दूसरी वाली को दूसरी पंक्ति बोला जाएगा, तीसरी वाली को तीसरी पंक्ति बोला जाएगा, पहले वाले को पहला स्तंभ बोला जाएगा, दूसरे वाले को दूसरा स्तंभ। कितनी भी पंक्तियां हो सकती है, कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। तो यहां अगर आपको सवाल में पूछा जाए कि इसमें आपके पंक्तियां कितनी हैं, तो पहले हमेशा पंक्तियां लिखी जाएगी कि पंक्तियां हैं 3 गुणा स्तंभ कितने हैं? 2। पंक्तियां हैं 3, 1, 2 और 3, तो 3 यहां लिख दिए पंक्तियां। स्तंभ कितने? 1 और 2। बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बड़ा शानदार चैप्टर है, सिंपल सी है। आपको थोड़ी सी चीजें समझनी है कि एक्चुअल में अवयव कहता क्या है। ठीक है, एक्चुअल में अवयव का मतलब क्या होता है। कोई भी आपने रैंडम उदाहरण ले लिया। अब मैं कोई सपोज दैट ऐसे कोई आपके सामने एक उदाहरण लिख देता हूं, कुछ भी ऐसे करके।
ठीक है, अब ध्यान रखना, एक आपको चीज बता देता हूं, ये जो पंक्ति होती है इनको इंग्लिश में रो बोला जाता है, और ये जो स्तंभ होता है उनको इंग्लिश में कॉलम बोला जाता है। तो हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3 है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना भाई। R1 का मतलब हो गया रो 1 यानी कि प्रथम पंक्ति, C1 का मतलब हो गया कि कॉलम फर्स्ट यानी कि पहला स्तंभ। आप एग्जाम्पल समझना, एक मैंने आपके सामने कुछ रख दिया 3 4 -1 4 2 5 0 1 और 6 ऐसे करके कोई एक वैल्यू कर दी, आयताकार रूप में मैंने बंद कर दी। ये भी आपका एक अवयव है, क्या है, एक अवयव, और इस अवयव को नाम दे देता हूं ए। कोई भी अवयव होता है उसको लिखने में हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। किन लेटर्स का यूज किया जाता है, कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर, बड़े अक्षरों का उपयोग, बड़े अक्षरों का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर हमेशा ही बड़े अक्षर आएंगे, और ये जो अंदर लिखे गए हैं ना, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये -1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, ये जो इस अवयव के अंदर लिखे गए हैं इनको अवयव के अवयव बोला जाता है। ये जो चीजें लिखी गई ना जितनी भी है, ये अवयव के क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं, अवयव के अवयव, या इनको आप प्रविष्टियां भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अवयव के अवयव बोल दो या अवयव की क्या बोल दो, प्रविष्टियां बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, कैसे देखो, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कितनी पंक्तियां, एक पंक्ति, दो पंक्ति और 3 पंक्ति, 3 यहां लिखा जाएगा, फिर गुणा का चिन्ह। स्तंभ कितने, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, तो 3 स्तंभ। ये जो अवयव लिखा गया है वो 3x3 कोटि का अवयव है। 3x3 कोटि का क्या कहलाएगा, आपका एक अवयव कहलाएगा। आपको सर ये कोटि क्या होगी, कोटि का मतलब है कि कोटि कोई भी लिखी जाएगी, किसी भी अवयव की जो कोटि होगी वो होगी m गुणा n। किसी भी जो अवयव की कोटि होगी वो क्या होगी, m गुणा n। यहां ये जो m है ये क्या कहलाएगी, आपके पंक्तियों की संख्या, क्या कहलाएगी, पंक्तियों की संख्या। और ये जो n कहलाएगा वो कहलाएगा आपके स्तंभों की संख्या, क्या कहलाएगा, स्तंभों की संख्या। तो ये जो सवाल था इसकी कोटि कितनी है, 3 गुणा 2, कि 3 पंक्तियां हैं, 2 क्या है, आपके स्तंभ है। लेकिन ये जो सवाल आपके सामने लिखा है वो लिखा 3 गुणा 3 कोटि का क्या है, एक अवयव है। ठीक है, तो ये हो गया m गुणा n, यानी पंक्तियों की संख्या हो गई m, स्तंभों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। आगे जाकर हम इस चीज को i भी बोलेंगे और इस चीज को क्या बोलेंगे, j बोलेंगे, वो टेंशन मत लो आप लोग। तो बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कुछ अवयव समझ में आया नहीं आया। अवयव एक ऐसा आयताकार क्रम विन्यास है, ये आपने कोई क्रम विन्यास लिखा, यहां आप कोई भी फलन भी लिख सकते हो। देखो वैल्यू प्लस की, माइनस की, कुछ भी हो सकती है। मैं कोई उदाहरण आपके सामने लिख दूं, सपोज एक b अवयव लिख दिया मैंने, x लिख दिया, फिर sin x लिख दिया, फिर cos x लिख दिया, फिर माइनस का 3 लिख दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया, फिर आपने लिख दिया cos स्क्वायर x और फिर लिख दिया x स्क्वायर। ये आपने एक अवयव लिख दिया। अब इस अवयव में पंक्तियां कितनी, आपके आंसर पंक्तियां हैं 2, तो 1 और 2, तो यहां आ जाएगा 2 गुणा, स्तंभ कितने, 1 2 3, तो 3। ये 2 गुणा 3 कोटि का क्या है, अवयव है। 2 गुणा 3 कोटि का क्या है, अवयव है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर किसी में आपसे पूछ ले कि यहां इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, भाई इस अवयव में अगर आपसे पूछा जाए कि अवयवों की संख्या कितनी है, तो आपको सर अवयव गिन के बता देंगे, 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 5 और 6, अवयवों की संख्या कितनी होगी, 6। इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 है इसके अंदर। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अवयव हो गए, 9 हो गए। तो मैं कहूंगा आपको गिनने की जरूरत नहीं है। कभी भी अवयवों की संख्या आपसे पूछी जाए, क्या पूछी जाए, अवयवों की संख्या पूछी जाए, उसका सूत्र होता है mn। ध्यान रखना, m गुणा n और mn में फर्क है। m गुणा n और mn में क्या है, आपके फर्क है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। mn का मतलब हो गया कि कितनी पंक्तियां, इसके अंदर पंक्तियां कितनी थी, 2 गुणा 3, कितने अवयव हो गए, 6। देखो यहां कितना था, 3 गुणा 2 6 हो गए। यहां था 3 गुणा 3, कितने अवयव हो गए, 3 को 3 से गुणा करोगे 9। तो आपको 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी है कि अवयव क्या होता है, एक आयताकार
संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। अवयव एक संख्याओं या फलनों का क्या होता है, एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। ठीक है, और ये जो क्रम विन्यास होता है उसको लिखने का तरीका होता है ऐसे बॉक्स बंद करके, और जो अवयव होते हैं वो हमेशा बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, कैपिटल सी हो गया, कैपिटल पी हो गया, कैपिटल क्यू हो गया। ठीक है, और जो अवयव के अंदर लिखे गए उनको अवयव के अवयव यानी कि प्रविष्टियां बोला जाता है। ये जो अंदर लिखे गए, ये जो 3 है, 4 है, -1 है, ये 4 है, 2 है, 5 है, 0 है, 1 है, 6, ये जितनी भी चीजें अंदर लिखी गई है वो अवयव के अवयव यानी कि क्या कहलाएंगी, प्रविष्टियां। ये भी अवयव की प्रविष्टियां लिखी गई अंदर, ये भी अवयव की क्या लिखी गई है, प्रविष्टियां, यानी अवयव के अवयव लिखे गए। अब आपको जो भी चीज पता होगी, पहली चीज जो होगी वो पंक्ति होगी ऐसे, और ये खड़ी वाली क्या होगी, स्तंभ होगी। तो हमेशा कोई भी चीज जब लिखी जाएगी तो पहले पंक्ति लिखी जाएगी, फिर क्या लिखी जाएगी, कोटि लिखी जाएगी। तो कोई भी अवयव होगा उसकी जो कोटि होगी उसको हम लिखेंगे m गुणा n। जो अवयव की कोटि होगी वो हो जाएगी m गुणा n। m क्या है, पंक्तियों की संख्या, n क्या है, स्तंभों की संख्या। तो यहां हमने लिखी है कि 3 गुणा 3 कोटि का अवयव है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 पंक्तियां हैं, 3 क्या है आपके स्तंभ है। आपने यहां लिखा दी 3 गुणा 2 कोटि का अवयव। क्यों, क्योंकि 3 है इसमें पंक्तियां, 2 क्या है, स्तंभ। इसमें बात करोगे तो 2 है पंक्तियां, 3 क्या है, स्तंभ, इसलिए मैंने लिखा 2 गुणा 3। और अवयव में अवयवों की संख्या निकालनी है तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को आपस में गुणा कर दो, अवयव निकल जाएंगे। यहां कितने अवयव, 2 गुणा 3 6 अवयव। यहां कितने अवयव, 6 अवयव। यहां कितने अवयव, 9 अवयव। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अवयव समझ में आया या नहीं आया? हमने 3 चीजें पढ़ ली। अवयव होता क्या, अवयव की कोटि क्या होती है, अवयव में अवयवों की संख्या या प्रविष्टियों की संख्या कैसे निकालते हैं। तीनों चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से लिखते हैं। पहले लिखवाता हूं अवयव, अवयव की सारी चीजें, फिर अगली स्लाइड के अंदर कर लेंगे अवयव की कोटि और अवयव के अवयव क्या क्या होते हैं, अवयव के अवयव क्या कैसे निकाले जाते हैं, अवयव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक दिन बेहतरीन तरीके से नोट्स लिखते हैं इसके। फिर हम पढ़ेंगे अवयव के प्रकार, और फिर अवयवों की समानता है। बड़ा सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा कोई भी माथा पच्ची नहीं है, आराम से समझे। एक बार मैंने सारी चीज़ें आपके बेसिक चीज़ें बता दी, क्या होता है अवयव क्या नहीं होता। ठीक है, एक बार देखो, एक बार इसको। अब देखो अवयव की पढ़ते हैं परिभाषा। अभी हमने समझ लिया कि अवयव होता क्या, अवयव की कोटि कैसे निकलती है और अवयव में अवयवों की संख्या निकलती कैसे। एक एक चीज को कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ध्यान देना बेटा। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं अवयव। हम लिखेंगे अवयव होता क्या। अवयव को ध्यान रखना, मैट्रिसेस बोल दो या इसको शॉर्टकट के अंदर मैट्रिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। अब मैट्रिसेस नहीं बोले, आप इसको अगर मैट्रिक्स भी बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ रहे हैं अवयव यानी कि मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान देना होता क्या, हमने चीजें समझी थी। इसकी परिभाषा लिखेंगे। आप लिखेंगे अवयव, अवयव एक, अवयव एक संख्याओं या अवयव एक संख्याओं या फलनों का एक क्रम विन्यास होता है। ये हमने परिभाषा लिख दी। क्या लिखा है, अवयव एक संख्याओं या फलनों का एक क्रम विन्यास होता है। आपको क्रम के हिसाब से बातें करनी पड़ेगी, और ये जो क्रम वगैरह क्रम विन्यास जो लिखे जाएंगे संख्याओं या फलनों को क्या बोला जाएगा, अवयव के अवयव बोला जाएगा। तो दूसरी बात आप क्या लिखेंगे, इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव या प्रविष्टियां कहा जाता है। ये जो भी आप अवयव के अंदर कोई चीज लिखेंगे तो वो अवयव के अंदर जो चीज लिखेंगे उनको क्या बोला जाएगा, अवयव के अवयव या क्या बोला जाएगा, प्रविष्टियां बोला जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। 2 बातें समझ में आई।
कि जो अवयव है संख्याओं या फलन, संख्याएं प्लस की भी हो सकती है, माइनस की हो सकते हैं, फलन कौन से, एक्स हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ए की घात एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, ये जितने, साइन इनवर्स भी आ सकता है, कोई भी फलन आ सकता है। अगर फलन आ रखे हैं तो उनको एक आपने क्रम विन्यास में लिख दिया किसी बॉर्डर में बंद करके, आयताकार अवयव एक संख्याओं या फलनों का एक आयताकार लिखना है ना, एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, ध्यान रखना है ना, सॉरी भूल गया मैं लिखना, फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, आयत के रूप में बंद करना है। ये जो फलन हो या संख्याएं होगी, इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव या क्या बोला जाता है, प्रविष्टियां कहा जाता है। एक बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट, अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के, अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा लिखा जाता है। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा लिखा जाता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे ऐसे करके डी तक, कोई भी एक्स वाई जेड जो भी है अवयव अगर लिखा जाएगा तो अवयव को क्या लिखा जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा लिखा जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसका एक अवयव का सामान्य रूप होता है, बड़ा ध्यान रखना, अवयव का सामान्य रूप ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन होता है। अब समझना ये बात क्या लिखी है, इस पूरी चीज को मैं कंप्लीटली समझाता हूं आपके सामने कि ये एक्चुअल में है क्या। लिखा हुआ क्या है कि एक अवयव लिखा जाएगा ए बड़े अक्षरों द्वारा, उसको आयताकार क्रम विन्यास में बंद करेगा। आई क्या कह रहा है कि आई कह रहा है इसमें पंक्तियां कितनी होगी, कौन सी पंक्ति पे आप जा रहे हो। जे क्या कहेगा, कौन से स्तंभ पे जा रहे हो। और एम गुणा एन का मतलब हो गया, ये एम गुणा एन इसकी क्या है, कोटि है, कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, कितने क्या है स्तंभ है। अगर इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि ए बराबर, मैंने लिख दिया सपोज दैट A11। अब A11 का मतलब क्या है कि ये पहली पंक्ति है, पहले स्तंभ है। देखो पहली पंक्ति है, पहले क्या है, स्तंभ है। मैं थोड़ा इससे आगे जाऊंगा तो अगले में मैं क्या लिखूंगा, A12। A12 का मतलब क्या है, पंक्ति पहली है लेकिन स्तंभ कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। फिर मैं लिखूंगा A13, ऐसे मैंने लिख दिया। फिर नीचे जब आऊंगा तो A21, फिर लिखा जाएगा A22, फिर लिखा जाएगा A23, फिर लिखा जाएगा A31, फिर लिखा जाएगा A32, फिर लिखा जाएगा A33। और ये m गुणा n का क्या है, एक अवयव है जिसका क्रम क्या है, m गुणा n। अब ध्यान दो क्या लिखा है, इस चीज को देखो, A32 का मतलब क्या है कि तीसरी पंक्ति में हो आप और दूसरे स्तंभ में हो। ध्यान से देखो, क्या तीसरी पंक्ति नहीं है, क्या ये दूसरा स्तंभ नहीं है, क्या कि आप यहां खड़े हो, ये क्या दर्शा रहा है कि ये तीसरी पंक्ति है लेकिन स्तंभ कौन सा है, दूसरा। आप यहां आगे A13 क्या कह रहा है कि पहली पंक्ति और तीसरा क्या है, स्तंभ। देख लो, पहली पंक्ति और तीसरा क्या है, स्तंभ। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या। ये जितनी भी रेखाएं लिखी, ऐसे जो लाइन लिखी है ना, ये क्षैतिज रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखाएं। और क्षैतिज रेखाओं को हम क्या बोला जाता है, पंक्तियां बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंक्तियां। और ये सब ऊर्ध्वाधर रेखाएं लिखी गई है और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या लिखा जाता है, स्तंभ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, स्तंभ लिखा जाता है। तो आपको ये लिखने का एक पैटर्न है, कितनी भी पंक्तियां हो सकती है, कितने भी स्तंभ हो सकते हैं। तो आई जे का मतलब यह है कि वो कौन सी पंक्ति में खड़ा है, कौन से स्तंभ में खड़ा। आई जे का मतलब कौन सी पंक्ति में खड़ा है, कौन से स्तंभ में खड़ा है। आप कहीं पर भी जा सकते हो, कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। मैं पहले ही कह दूं कि यह भी चीज आगे तक बढ़ती जा रही है, ये भी चीज अनंत तक जाएगी, ये भी चीज अनंत तक जाएगी, ये भी चीज आगे जाएगी, ये भी चीज आगे जाएगी और ये भी चीज आगे जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई सामान्य स्वरूप आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसके उदाहरण देख लो। हाँ, एक तरीका और है कि अवयव को लिखा कैसे जाएगा। अवयव को या तो ऐसे लिख दो, से लिखा जाता है,
ऐसे लिखा जाएगा अवयव को। या तो ऐसे आप कोष्टक में बंद कर दो या ऐसे कोष्टक में कर दो, एक ही बात है, ज्यादातर हमारे सवालों में यही है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब उदाहरण आप देखना बेटा क्या है इसके। एग्जाम्पल ए बराबर ए मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, √3 लिख दिया, 0 लिख दिया, -1 लिख दिया, 2 लिख दिया, और यहां मैंने 10 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। फिर मैंने एक बी लिख दिया, बी के अंदर लिख दिया मैंने 0 1 x लिख दिया, या sin x लिख दिया, या cos x लिख दिया, या लिख दिया मैंने 4। मैंने आपके सामने 2 उदाहरण लिखे। मुझे ये बात बताओ कि उदाहरण का मतलब ये हो गया कि यहां पर आपके पहले में पंक्तियां कितनी है। तो आप कहेंगे सर इसके अंदर ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तो इसमें 2 तो होगी पंक्तियां। स्तंभ कितने, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। इसका मतलब ये हो गया 2 × 3 कोटि का क्या लिखा गया, ये एक अवयव लिखा गया। कितनी कोटि का, 2 × 3। 2 × 3 ये दर्शा रहा है कि पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। इसमें देखो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तो 3 पंक्तियां हैं, 2 आपके क्या है, स्तंभ है। तो ये जो मैंने लिखा है ये 2 × 3 कोटि का अवयव है, ये 3 × 2 अवयव है। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है, 2/2 का भी हो सकता है। हम अलग अलग नाम देंगे कौन सा किस प्रकार का होता है। इसको शून्य अवयव बोला जाता है, क्षैतिज अवयव, स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, खूब सारे तत्समक अवयव वगैरह पढ़ेंगे। सब इसी क्लास के अंदर अवयवों के प्रकार पढ़ेंगे। पहली बात यह है कि आप मुझे ये बात बताओ, ऐसा कोई बच्चा है या ऐसा कोई शेर और शेरनी है क्या जिसको अवयव समझ में नहीं है। अवयव सीधी सिंपल सी बात है, आपने कोई संख्याएं ली, आपने कोई फलन लिए, और उन फलनों को अगर आपने एक आयताकार क्रम विन्यास में बिठा दिया, उनको रख दिया, तो वो एक अवयव कहलाएगा। अवयव में जो भी आपने वो बीच में जो संख्याएं और फलन लिखा है वो अवयव के अवयव या प्रविष्टियां कहलाएगी। ये जितनी भी चीजें अंदर लिखी है वो अवयव के अवयव या प्रविष्टियां हैं, ये भी अवयव के अवयव और क्या है, प्रविष्टियां। तीसरी बात, अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर्स में, जैसे A B C ... P हो गया, Q हो गया, हमेशा बड़ा बड़ा अक्षर से दर्शाया जाएगा, कैपिटल A से या कैपिटल B से। ठीक है। अवयव का जो सामान्य रूप होता है वो होता है A बराबर AIJ M गुणा N। M गुणा N का मतलब इसकी कोटि है, और AIJ का मतलब है I यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पंक्तियों की संख्या को, और J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, स्तंभों की संख्या। मैं सारी चीजें ये लिखूंगा, टेंशन ना ले, कौन सा किसको बोला जाएगा, हर चीज आपको एक एक चीज बता दी जाएगी। ठीक है, चलो मैं लिख के देता हूं 2 चीजें, यहां आप थोड़ा ध्यान रखना। आप चाहे I लिखें चाहे M लिखें, या क्या है, इसको क्या बोला जाएगा, ये आपके पंक्तियों की संख्या भी क्या है, पंक्तियों की संख्या। या आप J बोल दो या इसको N बोल दो, ये आपके एक स्तंभों की संख्या क्या है साहब, स्तंभों की संख्या। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, मैंने बीच में लिखवा दिया। चलो आई का मतलब हो गया यहाँ 1 1 है। देखो यहाँ 1 1, देखो एक बात बताता हूं, जैसे आप सपोज इसके ऊपर गौर करो, आपने ऐसा लिखा कि A22 लिखा है। इस A22 में ये जो लिखा है ना, ये I का मान है और ये किसका मान है, J का मान है। मैंने कहीं ऐसा लिख दिया कि A31 लिख दिया, तो यहाँ I का मान 3 है और J का मान कितना है, 1 है। मैं आगे सवाल करूंगा इसके ऊपर, निकालने का एक तरीका होता है कि आपको कितनी कोटि का लिखना है। और ये जो होता है, ये चीज जो लिखती है वो पंक्तियां होगी ना, क्या कहलाएगी, पंक्तियां, और ये क्या कहलाएंगे, स्तंभ। अब कितने भी स्तंभ हो सकते हैं, कितनी भी पंक्तियां हो सकती है, तो वो जितनी होगी हम बता देंगे। जितनी पंक्तियां होगी हमेशा ध्यान रखना, पहले पंक्ति लिखी जाएगी, बाद में स्तंभ लिखा जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हम अवयव की कोटि पढ़ेंगे अभी, मैं उस कोटि के अंदर सारी चीजें आपके क्लियर कर दूंगा कि पहले स्तंभ लिखा जाता है, पहले इस पंक्ति लिखी जाती है, फिर स्तंभ लिखा जाता है, सब रीजन दे दूंगा आपको। ठीक है, बोलो मेरे शेर और शेरनियों, अवयव में कोई दिक्कत है क्या? ये नोट्स आपको बढ़िया तरीके से लिखना है। अवयव की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना भाषा से सवाल नहीं होगा। तीसरा चौथा चैप्टर इसीलिए खास हो जाता है। और आपको कोई भी चैप्टर हो, अगर उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसकी लैंग्वेज याद नहीं है, तो फिर ध्यान रखना वो चैप्टर आपके लिए हमेशा आधा ही रहेगा। क्या रहेगा? आधा रहेगा, वो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये छोटी सी एक अवयव की परिभाषा है, कुछ बेसिक बातें हैं आपको ध्यान रखनी है जो। ठीक है, कुछ बातें और भी है जो आपको ध्यान रखनी है। मैं चलो लिख देता हूं यहां पर कि एक आएगी ये तो बात लास्ट के अंदर। ठीक है, नोट लगा के ध्यान रखना। नोट लगा के क्या, आप समझना इस बात को। क्षैतिज रेखाओं को
क्षैतिज रेखाओं को अवयव की पंक्तियां तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को अवयव के स्तंभ कहा जाता है। यह बात मैंने एक आपके सामने और लिख दी सर कि जितनी भी क्षैतिज रेखाएं होगी ऐसे जो चलने वाली होगी उनको अवयव की क्या बोला जाएगा, पंक्तियां बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पंक्तियां, मतलब क्षैतिज। और जितनी भी ऊर्ध्वाधर चीजें हैं वो उनको क्या बोला जाएगा, अवयव के स्तंभ बोला जाएगा। बोलो मेरे शेर और शेरनियों कोई दिक्कत है क्या? तो ये जितनी भी चीजें ये चल रही है, ये क्षैतिज रेखा है, इसका मतलब ये पंक्तियां। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसका मतलब ये क्या है, आपके स्तंभ है। अब कितने भी स्तंभ हो सकते हैं और स्तंभों को लिखने का तरीका बता दिया मैंने। एन से लिखा जाएगा और किससे लिखा जाएगा, एम से लिखा जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। क्या ये नोट डाउन आप कर लोगे क्या अभी? बोलो शेर और शेरनियों कोई दिक्कत है क्या? पूरी चीजें समझ में आ गई? ध्यान रखना। अगली स्लाइड के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं, अवयव की कोटि और अवयव में अवयवों की संख्या क्या होती है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे अवयव के प्रकार। एक बार इसको देखो ध्यान से। अब देखो पढ़ते हैं अवयव की कोटि और अवयव में अवयवों की संख्या। अभी तक हमने अवयव पढ़ लिया और वैसे आपको अब अवयव की कोटि और अवयवों की संख्या पता लग गई होगी कि कैसे एक्चुअल में ये काम कर रहे हैं। केवल एक परिभाषा लिखनी, समझना बेटा ध्यान से, है ना। चीज देखना ध्यान से, लिख बारह क्या रहा हूं। हमें जो हेडिंग पढ़नी है वो है अवयव की कोटि। क्या पढ़नी? अवयव की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको पढ़नी है अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको पढ़ना है कि अवयव की कोटि एक्चुअल में निकालते कैसे। वैसे आपको पता है अवयव की कोटि क्या होती है, एम गुणा एन, यानी स्तंभों की संख्या गुणा पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो समझना, आप लिखेंगे क्या, एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों में एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाले किसी अवयव को एम गुणा एन कोटि का अवयव कहते हैं। ये चीज ध्यान रखनी। अगर किसी अवयव में एम पंक्तियां हैं और एन क्या है, स्तंभ है, तो उसमें जो अवयव की जो कोटि होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, एम गुणा एन। अवयव की कोटि क्या होगी, एम गुणा एन। और यहां आप समझ गए होंगे कि एम क्या है, यहां पर पंक्तियां। एम यहां पर क्या है, आपकी पंक्तियां, और ये जो एन है वो आपके क्या है, स्तंभ है। ये आपको बात ध्यान रखनी। अब लिखने का पैटर्न क्या होगा समझना। लिखने का पैटर्न अभी हमने लिखा था कि इसको अगर मैं ए बराबर लिखूं कि ए आई जे होता है, जिसकी कोटि होगी एम गुणा एन। एक चीज ध्यान रखना, जहां ये जो आई और जो जे है वो किसको बिलोंग करने चाहिए, एन को। किसको बिलोंग करने चाहिए, एन को। आपको एन मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, एन एक प्राकृत संख्या है। एन कौन सी संख्या, प्राकृत। तो पंक्तियां स्तंभ तो जो होगी तो आप कहेंगे पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ये थोड़ी बोलेंगे कि माइनस तीसरी पंक्ति, होता ही नहीं। ये एन में से होंगे, मतलब पहली पंक्ति हो सकती है, दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है, लेकिन माइनस में स्तंभ और पंक्तियां नहीं होंगी, आई और जे हो गया। इसको लिखने का एक पैटर्न बताता हूं। देखो इसको अगर आगे बढ़ाऊं तो मैं इसको खूब सारा आगे तक बढ़ा सकता हूं, समझ रहा मेरी बात। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये A1 है और यहां पर मैं N लगा रहा हूं। देखो A1 लिखा, फिर 1 आ गया, फिर A12 लिखा, फिर A13 लिखा, फिर A14 लिखा, फिर आपने A15 लिखा। ध्यान देना क्या कह रहा है। इसका मतलब है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ, पहली पंक्ति पांचवा स्तंभ। क्या इसको मैं अगर आगे ऐसे डॉट डॉट बढ़ाऊं तो इसको क्या मैं 1n लिख सकता हूं क्या? आपको सर ये बात कैसे लिखी ये बताओ भाई। मुझे एक बात बताओ, ये पहली पंक्ति नहीं है क्या? पंक्ति तो पहली चलती जाएगी और n का मतलब स्तंभ चेंज हो रहे हैं। देखो
कभी स्तंभ एक हो गया, कभी स्तंभ दूसरा हो रहा, तीसरा हो रहा, चौथा हो रहा, पांचवा हो रहा, छठा हो रहा। मतलब इस पहली वाली जो लाइन है, प्रथम जो पंक्ति है, ये जो प्रथम पंक्ति लिखी गई है उसमें पंक्ति तो पहली रहेगी हमेशा, लेकिन स्तंभ क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। स्तंभ क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ध्यान देना इधर, क्या ये दूसरी पंक्ति है, ध्यान लिखा जाएगा A21, फिर क्या लिखा जाएगा A22, फिर क्या लिखा जाएगा A23, फिर लिखा जाएगा A24, फिर लिखा जाएगा A25, ऐसे ऐसे करके क्या मैं इसको A2N लिख सकता हूं क्या? देखो पंक्ति दूसरी चल रही है, लेकिन स्तंभ हर बार चेंज हो रहे थे, स्तंभ हर बार चेंज कर दिया। ऐसे ही सिस्टम चलेगा या नीचे की ओर, ऐसे यहाँ चलेगा, फिर ये भी आगे चलेगा, ये भी आगे चलेगा, ऐसे ये चलेगा और ऐसे ये चलेगा, ऐसे ये चलेगा। लास्ट के अंदर यहाँ M और N आ जाएंगे कि पंक्तियां भी चेंज होती रहेगी और स्तंभ भी क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज लिखी गई है यहां पर देखो हर बार स्तंभ सेम है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा AM1। क्यों? क्योंकि देखो मेरा M चेंज हो रहा है। देखो पहला स्तंभ, सॉरी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, लेकिन स्तंभ सेम चल रहा है। इसको मैं लिखूंगा AM2, इसको मैं लिखूंगा AM3, इसको मैं लिखूंगा AM4, इसको मैं लिखूंगा AM5, ऐसे मैं इसको लास्ट में लिख दूंगा AMN, और इसकी जो लास्ट में कोटि आएगी बेटा वो आएगी M गुणा N। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? आपको ये पैटर्न ध्यान रखना है कि पहली पंक्ति चल रही है लेकिन स्तंभ चेंज हो रहा है, दूसरी पंक्ति चल रही है लेकिन स्तंभ चेंज हो रहा है, तीसरी पंक्ति चलती तो A31, A32, A33, A34, A35 और यहाँ आता A3N। आप इस चीज को जब ऐसे स्तंभों को देखोगे तो स्तंभ तो हर बार सेम ही हो रहा है। देखो पहला स्तंभ, लेकिन पंक्तियां क्या हो रही है, चेंज हो रही। तो पंक्तियां चेंज हो रही मतलब M चेंज हो रहा है। तो ये हो गया AM1, ये हो गया AM2 की 2 तो सेम ही रहेगा, कि स्तंभ तो दूसरा ही रहेगा, लेकिन पंक्ति तीसरी हो सकती है, चौथी हो सकती है, पांचवी हो सकती है, छठी हो सकती है, मतलब M पंक्तियां हो सकती है। स्तंभ तो 3 ही रहेंगे लेकिन पंक्तियां कितनी हो सकती है, M। ये M4, M5 और MN, या लास्ट के अंदर क्या आ सकता है, MN। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? आप क्या बात समझे या नहीं समझे? और इनको क्या बोला जाता है, ये जो लिखी गई इसको प्रथम पंक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रथम पंक्ति, जिसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, R1। ये दूसरी पंक्ति होगी। कौन सी पंक्ति? दूसरी पंक्ति, जिसको हम R2 बोलेंगे। ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ये जब चीज लिखी जाएगी तो ये प्रथम स्तंभ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? प्रथम स्तंभ, जिसको शॉर्टकट में हम C1 कहेंगे। ऐसे इसको C2 कहेंगे, ऐसे इसको C3 कहेंगे, ऐसे इसको C4 कहेंगे, ऐसे इसको क्या कहेंगे, C5 कहेंगे। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे सर इसमें अगर अवयवों की संख्या बतानी हो तो क्या बताएंगे? तो आपको पता है कि अगर अवयवों की संख्या बतानी तो अवयवों की संख्या निकालते कैसे। मैं नोट लगा के आपको पॉइंट लिखवा देता हूं। क्या लिखवा देता हूं? नोट डाल के आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूं। आप लिखेंगे किसी M गुणा N कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में अवयवों की संख्या Mn होती है। कितनी होती है? Mn होती है। M गुणा N और Mn में फर्क है बेटा, ध्यान रखना। आप चाहे अवयवों की संख्या बोल दें या इसको क्या बोल दें, प्रविष्टियां बोल दें। एक मिनट रुकना, पूरा सही लिखता। Mn होता है। अगर कोई अवयव लिखा आपके सामने, उसमें जितनी पंक्तियां हैं, जितने स्तंभ हैं, जितनी पंक्तियां गिनो, जितने स्तंभ में गिनो, दोनों को आपस में गुणा कर दो, आपको अवयवों की संख्या मिल जाएगी, आपको प्रविष्टियों की क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। लेकिन कोटि बतानी, कोटि का मतलब होता है M गुणा N। किसी अवयव में सपोज दैट 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं, तो उसकी जो कोटि होगी वो होगी 3 गुणा 4। किसी अवयव में 3 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं, तो उसकी जो अवयव की कोटि होगी वो होगी 3 गुणा 4, लेकिन उसमें अवयवों की संख्या होगी 3 गुणा 4 मतलब 12। अवयव की कोटि में गुणा नहीं करना, लेकिन अवयव में क्या करना, आपको गुणा करके बताना इसका उत्तर एक्चुअल में क्या आएगा। तो बात ध्यान रखना, दो सीधे सिंपल से मेथड है। अवयव की कोटि में पंक्तियों की संख्या गिनो, पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या। अगर किसी सपोज दैट आप ये मान लो किसी अवयव में 5 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, तो उस
की जो कोटि होगी वो होगी 5 गुणा 2, कि इस पंक्तियों की संख्या 5 है, स्तंभों की संख्या 2 है। लेकिन अगर किसी में आपको अवयवों की संख्या निकालनी, 5 गुणा 2 यानी 10 हो जाएगी अवयवों की संख्या। ये बात आप ध्यान रखना। अवयव की कोटि मुझे नहीं लगता अवयव की कोटि और अवयवों की संख्या निकालने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी। सीधा सिंपल सा मेथड है, ये आपको ध्यान रखना। m गुणा n अवयव की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? अवयव की कोटि कहलाती है। और mn क्या कहलाती है? अवयवों की संख्या। इतना सा है, ये केवल बेसिक बातें जो समझाने हैं। सवाल इससे और इससे हो जाएंगे सर। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, लाल और लालियों, कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा गला खराब है, आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब सी आ रही होगी, जाम है पूरा गला, तो भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए क्लास बनाने की। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा आप पढ़ाई के ऊपर फोकस करें, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट आपको समझ में आए या नहीं है? इतनी बात है, ज़्यादा आप सोचना मत कि आई और जे एन में से होने चाहिए। ये आपको क्या दर्शा रहा है? ये देखो, ये कह रहा है कि दूसरी पंक्ति में और चौथे स्तंभ, मतलब आई का मान 2 है, जे का मान कितना? 4 है। और पंक्तियां पहले लिखी जाती है, फिर स्तंभ लिखा जाता है। ये सारी बातें बता सकता हूं। जितनी भी क्षैतिज रेखाएं वो अवयव की पंक्तियां कहलाती है, जितनी भी ऊर्ध्वाधर रेखाएं वो अवयव के स्तंभ कहलाते हैं। अवयव के पंक्तियों को m से लिखा जाता है, स्तंभों को n से लिखा जाता है। अवयव की कोटि क्या होती है? m गुणा n होती है। जितनी पंक्तियां जितने स्तंभ है गुणा करके बता दो। गुणा नहीं केवल इतना लिखना है, 5 गुणा 3। 5 गुणा 3 का मतलब इसमें 5 पंक्तियां, 3 क्या है? स्तंभ है। कहीं लिखा है कि 2 गुणा 4, क्या लिखा? 2 गुणा 4। 2 गुणा 4 का मतलब इसमें 2 पंक्तियां, 4 क्या है? स्तंभ है। और अगर आपको अवयवों की संख्या निकालनी है तो जितनी पंक्तियां जितने स्तंभ, उन दोनों को गुणा करके बताओ, रिजल्ट क्या आएगा वो आपका हो जाएगा। कहीं लिखा 3 गुणा 4, इसका मतलब इसमें 12 अवयव है। 3 और 4 को गुणा करोगे 12 आएंगे। उम्मीद है अवयव की परिभाषा, अवयव का कंसेप्ट, अवयव की कोटि और अवयव में अवयवों की संख्या यानी कि प्रविष्टियों की संख्या कैसे निकालेंगे पूरे क्लियर होंगे। एक टॉपिक और बचता है, अवयव के प्रकार, फिर अवयवों की समानता कैसे करनी, ठीक है। अगली स्लाइड के अंदर करते हैं अवयव के प्रकार, एकदम बेहतरीन तरीके से 6 प्रकार है, 3-3 करके करते हैं। एक एक चीज आपको समझनी है, अवयव के प्रकार एक्चुअल में काम कैसे कर रहे हैं। देखो आप एक बार इसको, अब देखो अभी हमने अवयव की कोटि पढ़ ली, अवयव के बारे में पढ़ लिया और अवयव में अवयवों की संख्या पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं अवयव के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? अवयव के प्रकार। ध्यान देना, एकदम शानदार टॉपिक है ये, आपको पढ़ना है अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, या मैट्रिक्स लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। हमें पढ़ना है अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे खूब सारे प्रकार हैं, आप कोई भी प्रकार ले करेंगे तो किसी अवयव को कैसा भी लिखा जा सकता है। मेनली जो आपकी एनसीईआरटी ने दिया है वो दिया है 7 प्रकार। कौन कौन से प्रकार? 7 प्रकार। एक हम पढ़ेंगे स्तंभ अवयव, एक हम पढ़ेंगे पंक्ति अवयव, एक पढ़ेंगे वर्ग अवयव, एक पढ़ेंगे विकर्ण अवयव, एक पढ़ेंगे अदिश अवयव, एक पढ़ेंगे तत्समक अवयव, एक पढ़ेंगे शून्य सदिश, शून्य अवयव। अब कौन सा क्या होता है, एक एक चीज के ऊपर कंसेप्ट क्लियर करते हैं, एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। समझना, पहला जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला हमारा जो टाइप आएगा वो आएगा टाइप नंबर 1, जिसको हम बोलेंगे पंक्ति अवयव। कौन सा अवयव? पंक्ति अवयव, यानी कि रो मैट्रिक्स। ये आपको पढ़ना। नंबर 1 है, हम शुरुआत करते हैं पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स। पंक्तियां क्या होती? क्षैतिज रेखाएं। अगर ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो? 1 हो, पंक्ति 1 होनी चाहिए, 1 से दूसरी नहीं आनी चाहिए। स्तंभ भले ही कितनी आ जाओ, पंक्ति कितनी होनी चाहिए? 1। अगर कोई अवयव के अंदर आपको एक पंक्ति नजर आ रही, चाहे वो पंक्ति कितनी बड़ी, यहां से लेकर यहां तक, उसमें चाहे n अवयव हो जाए, लेकिन अगर पंक्ति 1 से 2 होगी फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर किसी अवयव में पंक्ति 1 नजर आ रही, स्तंभ भले ही कितनी हो, तो उसको हम बोलेंगे पंक्ति अवयव। इसके जस्ट अगला हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्तंभ अवयव। स्तंभ में क्या हो गया? स्तंभ 1 होना चाहिए, पंक्तियां कितनी हो। परिभाषा सुनना मेरी बात ध्यान से। आप लिखेंगे ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो,
सीधी सिंपल सी परिभाषा है, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होनी चाहिए, एक से दूसरी पंक्ति आपको नजर नहीं आनी चाहिए। अगर आपको किसी अवयव में एक पंक्ति नजर आ रही है, इसका मतलब कौन सा अवयव हो गया? ये पंक्ति अवयव हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, किसी अवयव की कोटि क्या होती है? m गुणा n होती है ना। अब m गुणा n का मतलब है m एक है, m पंक्तियों की संख्या तो एक ही होनी चाहिए, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। इसका सामान्य रूप बड़ा शानदार है जो आपको ध्यान रखना है। आप लिखेंगे इसका व्यापक रूप a बराबर, कोई अवयव लिखना आपको a i j के रूप में, लेकिन शर्त यह है कि उसमें पंक्ति कितनी होनी चाहिए? एक, मतलब पंक्ति होनी चाहिए एक, लेकिन स्तंभ भले कितने हो। इसका व्यापक रूप a बराबर a i j 1 गुणा n होता है। देखो पंक्ति एक होनी चाहिए, स्तंभ कितने ही हो कोई दिक्कत नहीं, स्तंभ भले ही कितने ही चलते जा रहे हैं, n स्तंभ हो सकते हैं। उदाहरण सुनना इसका, देखो एग्जाम्पल ध्यान देना। एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिख दिया, मैंने ए अवयव लिख दिया, जिसके अंदर लिख दिया 3 4 और क्या लिख दिया -5, ऐसा आपके सामने लिख दिया। क्या पंक्ति एक है क्या इसके अंदर? आप कहेंगे सर बिल्कुल। स्तंभ भले ही कितने हो, तो इस अवयव की कोटि क्या कहलाएगी? इस अवयव की कोटि कहलाएगी साहब 1 गुणा 3। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या कि इसमें पंक्ति है एक, लेकिन स्तंभ कितने हैं? 3। मैंने बोला था स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति कितनी होनी चाहिए? एक। अगर किसी अवयव में एक पंक्ति नजर आ रही है, डिक्लेयर कर देना वो कौन सा अवयव हो जाएगा? आपका एक पंक्ति अवयव हो जाएगा। कौन सा अवयव हो जाएगा? एक पंक्ति अवयव हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? इसका सामान्य रूप यानी व्यापक रूप भी होता है। एक एग्जाम्पल और ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल मैंने कोमा करके दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया b बराबर, b में मैंने लिख दिया x लिख दिया, यहाँ लिख दिया साइन x, यहाँ लिख दिया -1, यहाँ लिख दिया मैंने ऐसे 0। बोलो मेरे शेर और शेरनी, इसमें पंक्ति एक है कि आप कहेंगे सर पंक्ति एक ही दिखाई दे रही, तो पंक्ति तो हो गई एक, लेकिन स्तंभ कितने हो गए इस बार? 4। तो ये 1 गुणा 4 कोटि का क्या है? एक अवयव है। ये 1 गुणा 3 कोटि का क्या है? एक अवयव है। और अगर किसी में एक पंक्ति नजर आ रही है, मतलब पंक्तियों की संख्या एक ही है, तो उसको हम कौन सा अवयव बोलेंगे? पंक्ति अवयव बोलेंगे, यानी कि रो मैट्रिक्स बोलेंगे। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, पंक्ति अवयव में किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से पंक्ति अवयव में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरा टाइप पढ़ते हैं इसका। दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे स्तंभ अवयव। कौन सा अवयव? स्तंभ अवयव, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। ये आपको पढ़ना। अब जैसे पंक्ति वाले में एक पंक्ति होनी चाहिए, तो स्तंभ वाले में कितना स्तंभ होना चाहिए? एक स्तंभ होना चाहिए। परिभाषा देखें भाई, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। सुनना मेरी बात, देखो कितनी पंक्ति होनी चाहिए? एक पंक्ति। स्तंभ वाले में कितना स्तंभ होना चाहिए? एक स्तंभ। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? आप कहेंगे सर बिल्कुल पड़ गई। इसका व्यापक रूप a बराबर a i j m गुणा 1 होता है। अब जैसे देखो पहले वाले में पंक्ति अवयव था, तो वहां स्तंभ कितने भी हो सकते थे, लेकिन पंक्ति कितनी होनी चाहिए थी? एक। लेकिन ये अगर आपका स्तंभ अवयव है, तो इसमें पंक्तियां कितनी हो सकती है, लेकिन स्तंभ कितना होना चाहिए? केवल और केवल क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। आप एग्जाम्पल समझना बेटा इसके ध्यान से, एग्जाम्पल के ऊपर गौर करना थोड़ा सा, ठीक है? समझना। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं इसके अंदर। कोई एग्जाम्पल लिख दिया आपने, a बराबर 3 1 और -3 लिख दिया। देखो स्तंभ एक ही है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल स्तंभ एक है। तो पंक्तियां कितनी है? पंक्तियां हैं 3 गुणा क्या है? 1। 1 गुणा 3 मत लिख देना, 1 गुणा 3 लिख दिया तो फिर 1 गुणा 3 का मतलब हो जाएगा इसमें पंक्ति एक है, स्तंभ 3 है। लेकिन यहां तो देखो
पंक्तियां 3 है, देखो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो पंक्तियां हो गई 3 और स्तंभ कितना है 1। अगर किसी में एक स्तंभ है इसका मतलब वो कौन सा अवयव है आपका, एक स्तंभ अवयव है। तो ये 3 गुणा 1 कोटि का क्या हो गया आपका, एक स्तंभ अवयव हो गया। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, b बराबर 4 0 माइनस का 3 और आप लिख दो √3। ये आपने एक एग्जाम्पल लिख दिया। इसमें स्तंभ पंक्तियां हैं 4 लेकिन स्तंभ कितने हैं 1। स्तंभ तो एक ही, मैंने एक से आगे स्तंभ नहीं लिखा। यहाँ स्तंभ देखो 1 था 2 था 3 स्तंभ थे, या 4 स्तंभ आगे लेकिन पंक्ति एक की थी। इसमें स्तंभ 1 है लेकिन पंक्तियां 3 है, किसी में कितनी है 4 है, तो कितनी हो सकती है। मेन जो शर्त है आपके जो दोनों को लागू कर रही है वो शर्त है बेटा कि पंक्ति अवयव का मतलब होता है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति नजर आनी चाहिए। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, लेकिन स्तंभ अवयव का मतलब होता है जिसमें एक स्तंभ होना चाहिए, पंक्तियां कितनी हो जाए। पहले हमेशा ही पंक्ति आएगी फिर स्तंभ आएगी। जल्दबाजी में 1 गुणा 3 मत लिख देना, 1 गुणा 3 का मतलब कुछ और निकल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, लाल और लालियों, कोई दिक्कत है क्या? क्या आपको अवयव के प्रकार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 2 टाइप समझ में आई या नहीं आई? पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स और स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। मेरे हिसाब से किसी टाइप की कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अगला तीसरा टाइप पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं वर्ग अवयव। बड़ा शानदार टॉपिक है, उससे रिलेटेड आगे जो टाइप आएंगे वो उससे रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो धैर्य से देखना। अगला है जो वर्ग अवयव पढ़ते हैं। अब देखो तीसरा टाइप पढ़ते हैं। तीसरा टाइप हमारे पास क्या था? तीसरा टाइप हम पढ़ेंगे वर्ग अवयव। कौन सा अवयव है? वर्ग अवयव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आपको डिस्कशन करना है। सिंपल सी चीज है वर्ग अवयव, लेकिन है इंपॉर्टेंट, इस बात का आप ध्यान रखना। है चीज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इससे सवाल आ सकता है। आगे एक हमारा ABCD भी आएगा, उसके अंदर भी ये सवाल आ रहा है। आपको पता है कि अभी हम पढ़ रहे हैं, कभी स्तंभ ज्यादा हो रहा, पंक्तियां कम हो रही है, कभी हम कुछ ले रहे हैं। अगर मैंने कभी कोई अवयव बना दिया, जैसे मैंने 2 गुणा 2 कोटि का अवयव लिख दिया। अब 2 गुणा 2 लिखने का मतलब है कि इसमें स्तंभों की संख्या भी 2 है, पंक्तियों की संख्या भी कितनी है 2। इसका मतलब पंक्तियां और स्तंभ दोनों बराबर है। मैं अगर लिख रहा हूं कि 3 गुणा 3 लिख रहा हूं, कितना लिख रहा हूं 3 गुणा 3। 3 गुणा 3 का मतलब हो गया पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या कितनी है 3 है। अगर मैं हर बार ऐसा अवयव लिखूं जिसमें स्तंभ और पंक्तियां एक जैसे नजर आ रहे हैं, 3 स्तंभ है तो 3 ही पंक्तियां हो, 2 स्तंभ है तो 2 ही पंक्तियां हो, 4 स्तंभ है तो 4 ही पंक्तियां हो, तो वो अवयव कौन सा कहलाता है? वर्ग अवयव। इसका मतलब ये हो गया कि वर्ग अवयव का सीधा सिंपल सा मतलब है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यानी कि m और n आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। परिभाषा लिखना, ध्यान देना। आप लिखेंगे ऐसा अवयव, आप लिखेंगे ऐसा अवयव जिसमें, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या, जिसको हमने क्या बोला था m, तथा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या जिसको क्या लिखा था n, बराबर हो, बराबर हो, समान हो, एक ही बात है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या m तथा स्तंभों की संख्या क्या हो? n बराबर हो। इसका मतलब आप लिख सकते हैं अर्थात m और n आपस में क्या होने चाहिए? आपके बराबर होने चाहिए बेटा। m और n आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बोलो मेरे लाल और लालियों, वर्ग अवयव में कोई दिक्कत है क्या? वर्ग अवयव एक सिंपल सा है। आप इसमें ऐसा अवयव कभी नहीं लिख सकते कि 2 पंक्तियां लिख दी 3 स्तंभ लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना है। आपको अगर 2 पंक्तियां लिखनी है 2 स्तंभ लिखने पड़ेंगे, 3 पंक्तियां लिखनी है 3 स्तंभ लिखने पड़ेंगे। अगर पंक्तियां और स्तंभ दोनों एक समान है, बराबर है, बराबर वो ऐसे नहीं कह रहा हूं, जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ होने चाहिए, तो आप उसको वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देना, और m और n आपस में क्या हो जाएंगे? आपके बराबर हो जाएंगे। आप एग्जाम्पल समझो इसका, क्योंकि इसका एग्जाम्पल इसीलिए समझना जरूरी है, इसी से आगे चीजें बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? इसी से आगे आपको अदिश अवयव पढ़ना है, तत्समक अवयव पढ़ना है, आपके कौन सा अवयव, एक विकर्ण अवयव पढ़ना, सब इसी के अकॉर्डिंग आएंगे आगे। वर्ग अवयव की सारे उदाहरण, ठीक है, समझना एक बात।
उदाहरण में आप देखना ध्यान से कि क्या है क्या नहीं। मैं आपके सामने कोई एक अवयव लिखता हूं ए, 3 4 -5 और क्या लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया। ये मैंने एक आपके सामने एक अवयव लिखा, 3 4 -5 और 1 लिखा। आप जब इस अवयव की कोटि निकालने जाएंगे तो इसके अंदर 2 पंक्तियां हैं और 2 ही क्या है, स्तंभ है। इसका मतलब m और n आपस में बराबर है या नहीं, क्योंकि ये आपका m है और ये आपका क्या है, n है, और दोनों कंडीशन में क्या हो गए, ये बराबर हो गए। अगर पंक्ति और स्तंभ एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या एकदम बराबर है, एकदम इक्वल है, इसका मतलब कौन सा अवयव, वर्ग अवयव। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या। अगला एक एग्जाम्पल और लिखवाता हूं आपको कोमा करके। एक एग्जाम्पल लिखते हैं बी में। आपने लिख दिया कि sin x हो गया, x हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया। ये मत लिख देना, क्यों, क्योंकि इसमें पंक्तियां 2 है लेकिन स्तंभ कितने, 3। ये कोई अवयव नहीं होगा सर, ठीक है। आपने 9 लिख दिया, फिर यहाँ cos x लिख दिया और यहाँ x² लिख दिया, आपने ऐसा लिखा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पंक्तियां कितनी है, 3। देखो 1 2 3, तो पंक्तियों की संख्या तो होगी 3 गुणा, स्तंभ कितने, 1 2 और 3, स्तंभ भी हो गए 3। तो ये 3 गुणा 3 कोटि का क्या कहलाएगा, एक वर्ग अवयव कहलाएगा। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, वर्ग अवयव में किसी बच्चे को किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या। वर्ग अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी m और n आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। m मतलब पंक्तियों की संख्या, n मतलब स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो मैंने 2 उदाहरण लिखे, एक 2x2 कोटि का लिखा, एक 3x3 कोटि का लिखा। जितनी पंक्तियां हैं उतने स्तंभ हैं, जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ हैं। मैं इनको बराबर, इनको अंदर वालों को बराबर करने की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे नहीं होगी। जैसे ऊपर लिखे हैं वैसे नीचे होने, उनकी कोटि एक जैसी होनी चाहिए। 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, 1 गुणा 1 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 1 गुणा 1 भी आप उत्तर के अंदर लिख सकते हो, केवल आपने कुछ और लिख दिया ऐसे। तो ये बात ध्यान रखना, 1 गुणा 1 का मतलब स्तंभों की संख्या और स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या एकदम बराबर होगी। तो ये है आपका एक वर्ग अवयव, सिंपल सा वर्ग अवयव। क्या है, वर्ग अवयव। अब वर्ग अवयव से रिलेटेड कुछ प्रश्न और आते हैं जो आपको ध्यान रखने। 4 टाइप और बच्चे हैं, तत्समक अवयव, विकर्ण अवयव, शून्य सदिश शून्य अवयव, और एक आपका हो जाएगा अदिश अवयव, बोल दिया मैंने, है ना। विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, तत्समक अवयव और शून्य अवयव। तो 4 और बचे, 3 हमने कर लिए। ऐसे मैं कह रहा हूँ 15-16 टाइप होते हैं, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। जितना एनसीईआरटी में दिया गया है उनको मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, बाकी है सब परिभाषाएं। ये हमने कर लिए 3, पंक्ति कर लिया, स्तंभ कर लिया और वर्ग अवयव कर लिया। वर्ग अवयव बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। m और n का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उम्मीद है वर्ग अवयव आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करते हैं अगला प्रकार, जो है कि आपका विकर्ण अवयव। अब देखो 14 टाइप पढ़ते हैं और 14 टाइप है हमारा विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव, विकर्ण अवयव। लेकिन इससे पहले कुछ आपको समझना है विकर्ण होता क्या। आप एक मान के चलो कि आपने एक अवयव लिख दिया, 2 4 1 और 3 लिख दिया यहां से। विकर्ण का मतलब क्या होता है, आप कोई आकृति बनाते हैं ऐसे, ये आकृति बनाई तो ये और ये विकर्णित होता है। तो आप कहेंगे सर यहां विकर्ण 2 है, देखो ध्यान से देखो, एक विकर्ण आपका ये बन रहा है, एक विकर्ण आपका ये बन रहा है, ये बन गए। मैं कहूंगा ये विकर्ण नहीं होगा अवयव में कभी भी। अवयव में ये एक ही विकर्ण होगा और इस एक ये जो विकर्ण होगा उसको कौन सा विकर्ण बोला जाएगा, ये एक मुख्य विकर्ण कहलाएगा। कौन सा विकर्ण कहलाएगा, मुख्य विकर्ण। मेरी बात बेटा वापस सुनना, मैंने बहुत गहरी बात बोली है। मैं कह रहा हूं कि विकर्ण ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अवयव में कभी भी ये विकर्ण आपको नहीं लेना। अवयव में ये विकर्ण कभी नहीं लेना है, ओनली फॉर मुख्य विकर्ण होगा जो यही चलेगा, ध्यान रखना। इस अवयव से लेकर बाकी ये विकर्ण नहीं होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। आप एक 3x3 का एग्जाम्पल भी लेके देख लेते। आपने लिख दिया 2 0 -1 3 √3 4 0 6 और 10 कहला दी। तो मेरा जो विकर्ण है ना, मैं विकर्ण के ऊपर हाईलाइट कर दूं, मेरा विकर्ण यही है केवल, ये इतना ही विकर्ण है मेरा। ये विकर्ण नहीं है 0 √3 -1, नहीं, ये विकर्ण नहीं कहलाएगा। मैं वापिस कह रहा हूं, ये विकर्ण नहीं होगा। विकर्ण हमेशा ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा। इस विकर्ण को आपने लिख दिया और अगर ये विकर्ण आपने ऐसे बंद कर दिया, मैं इसको एक को हटाकर यहां 0 लिख दूं, यहां क्या लिख दूं, 0 लिख दूं, यहां पर भी क्या लिख दूं, 0 लिख दूं, यहां पर भी क्या लिख दूं, 0 लिख दूं, यहां पर भी क्या लिख दूं, 0 लिख दूं। पहली बात तो ये वर्ग अवयव होना जरूरी।
वर्ग अवयव के उदाहरण है, ध्यान रखना। अगर आपने इस 4 को हटाकर भी आपने यहाँ 0 लिख दिया, इस 4 को हटाकर भी 1 को हटाकर 0 लिख दिया, तो ये विकर्ण को छोड़कर ये मुख्य विकर्ण कहलाएगा। कौन सा विकर्ण है ये? मुख्य विकर्ण। इस मुख्य विकर्ण को छोड़कर अगर बाकी अन्य अवयव 0 दिखाई दे रहे हैं तो आप डिक्लेयर कर देना वो आपका एक विकर्ण अवयव कहलाएगा। मैंने पहले मुख्य विकर्ण समझाया, विकर्ण हमेशा ये कहलाएगा, ये जो है ये विकर्ण नहीं कहलाएगा, इस बात का ध्यान रखना। विकर्ण ओनली फॉर ये होगा, ये विकर्ण मत होगा, आप इसको मत ले लेना पहले क्या ना, ये कोई विकर्ण नहीं है, ये अवयव में कोई विकर्ण नहीं होता है। विकर्ण हमेशा यही होगा जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, समझ लें। चौथा टाइप पढ़ना है आपको, और चौथा टाइप है आपके पास विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव पढ़ना है? विकर्ण अवयव, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। आपको पढ़ना है विकर्ण अवयव यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बारे में मैंने अभी बोला था, ये वर्ग अवयव का उदाहरण है। वर्ग अवयव मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या एकदम क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। समझना बेटा, आप लिखेंगे एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव कहलाता है यदि एक वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन विकर्ण अवयव कहलाता। पहली बात तो ये किसका उदाहरण होना चाहिए? आपके विकर्ण अवयव का होना चाहिए। विकर्ण अवयव का सीधा सिंपल सा मतलब है कि यहाँ एम और एन बराबर होना चाहिए, मतलब जितनी पंक्तियां होगी उतने क्या होने चाहिए? स्तंभ होने चाहिए। 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 और कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पे ध्यान रखना। 2 गुणा 4 भी नहीं चलेगा, 3 गुणा 4 भी नहीं चलेगा, 2 गुणा 2 चल जाएगा, 1 गुणा 1 चल जाएगा, 3 गुणा 3 चलेगा और 4 गुणा 4 भी चल जाएगा। एक वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन विकर्ण अवयव कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण को छोड़कर, यदि मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो। यह बात आपको ध्यान रखनी। विकर्ण अवयव का मतलब है कि अगर आपने मुख्य विकर्ण को छोड़ दिया, अभी मैंने बता दिया मुख्य विकर्ण ऐसा बनेगा, मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए, 0 दिखाई देने चाहिए। अगर ऐसा कोई उदाहरण दे दिया, एक वर्ग अवयव होना चाहिए। पहली बात, विकर्ण अवयव तभी कहलाएगा जब मुख्य विकर्ण को छोड़कर, आपने मुख्य विकर्ण को छोड़ दिया और बाकी अवयव आपको 0 दिखाई दे। मुख्य विकर्ण के अवयव कोई बराबर होना जरूरी नहीं, बराबर होगा तो उसको हम तत्समक बोलेंगे, आगे जाकर नाम देंगे उसको। और एक और है अदिश गुणन, अदिश अवयव, उसको भी नाम देंगे। समझो धीरे धीरे क्या विकर्ण अवयव का उदाहरण सोचना। आप थोड़ा सा एग्जाम्पल गौर करना, एग्जाम्पल के ऊपर थोड़ा सा देखना कि मैं कोई एग्जाम्पल लिखता हूं आपके सामने। मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, मैं लिखूंगा 2, 3 और यहां लिख दिया -4। पहले मेरे मुख्य विकर्ण छोड़ना पड़ेगा। मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव 0 हैं। यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0। और इसकी कोटि कितनी आएगी? 3 गुणा 3। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? मुख्य विकर्ण को छोड़कर एक वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे विकर्ण अवयव कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव क्या हो? 0 हो। बाकी सब जगह 0 होना चाहिए। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? यहां तक आपने ये एग्जाम्पल लिखा। आप एग्जाम्पल में केवल और केवल यहां से 4 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कोटि है 1/1 की, एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ है। बाकी ये मुख्य विकर्ण ही कहलाएगा, ध्यान रखना। ये मुख्य विकर्ण हो गया। मैं मुख्य विकर्ण को हाईलाइट कर दूं वापिस। ये जो चीज लिखी गई है ना, ये वाली, इसको मैथमेटिक्स में मुख्य विकर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुख्य विकर्ण। अगर मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण समान भी नहीं होने चाहिए, अलग अलग हो सकते हैं, प्लस का माइनस का कुछ भी हो सकता है, बाकी सब जगह 0 दिखाई देना चाहिए। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एक एग्जाम्पल आपने लिख दिया √3 0
0 और क्या लिख दिया 1 लिख दिया। इसकी कोटि कितनी है 2/2। किसकी कोटि कितनी है बेटा 2/2। देखो मुख्य विकर्ण को ढूंढो पहले तो आप कहेंगे सर ये रहा, ये इसका क्या कहलाएगा मुख्य विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा मुख्य विकर्ण कहलाएगा। और मुख्य विकर्ण के अलावा सब जगह 0। देखो आपको सीधी सिंपल सी परिभाषा याद रखनी है कि वर्ग अवयव होना चाहिए। पहली बात तो सबकी कोटि समान होनी चाहिए, जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण हमेशा ये होगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कोई मुख्य विकर्ण नहीं होता। मुख्य विकर्ण होता है ऐसा, अवयव में हमेशा ही मुख्य विकर्ण ये होगा, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मुख्य विकर्ण के अलावा अगर बाकी अवयव आपको 0 दिखाई दे रहे हैं, मुख्य विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव क्या हो, अवयव शून्य हो, तो उसको बोला जाएगा विकर्ण अवयव यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। बोलो मेरे लाल और लालियों कोई दिक्कत है क्या। 4 प्रकार मैंने बताए, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव और विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव भी समझ में आ जाना चाहिए। अगर विकर्ण आ गया ना, अब 2 भी बहुत इजी है। कैसे आप समझना, मैं कुछ आपको चीजें बताता हूं। आपने क्या कर दिया, कोई सपोज डेट, ये तो चीज समझ में आ गई, कुछ नई बातें करते। आपने एक ऐसे कोई अवयव लिखा, यहां लिख दिया 4, यहां लिख दिया 4, यहां लिख दिया 0 और यहां लिख दिया 0, और ये 2/2 कोटि का क्या है अवयव। देखो मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी वैल्यू क्या है 0 है, लेकिन यह मुख्य विकर्ण के जो अवयव एकदम समान है। देखो एकदम समान है, और जिस दिन समान हो गए उसको आप बोलेंगे अदिश अवयव है भाई। कौन सा अवयव कहलाएगा, ये अदिश अवयव। देखो है विकर्ण अवयव की परिभाषा। विकर्ण अवयव में क्या होता है, विकर्ण जो ये मुख्य विकर्ण दिखाई दे रहा है वो अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर मुख्य विकर्ण कभी इसमें आगे मुख्य विकर्ण सेम कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, सपोज इसको ऐसे चलाते, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो मुख्य विकर्ण के अवयव सेम नहीं हुए क्या। अगर मुख्य विकर्ण के अवयव सेम हो गए तो उसको आप बोल देंगे अदिश अवयव। और कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई एग्जाम्पल ऐसा लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, 0 0 0 1 0 0 0 1। आप ध्यान से देखो, ये जो आपका मुख्य विकर्ण है सब जगह इकाई हो गया। इकाई होता ही आपका एक तत्समक अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव। देखो 4 के बाद 2 प्रकार और हो गए, अदिश अवयव, तत्समक अवयव। विकर्ण अवयव समझना बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान रखना। विकर्ण अवयव का मतलब विकर्ण में अवयव अलग अलग होने चाहिए, शेष 0 होना चाहिए। बाकी अदिश अवयव का मतलब शेष 0 हो, लेकिन अगर सेम दिखाई दे रहा है, एक जैसा 4 और 4 हो गया, जैसे यहाँ लाइन में सेम हो गई, यहाँ होता सब जगह √3 √3 √3 और बाकी सब जगह 0 होता, तो उसको भी आप अदिश अवयव बोलते हैं। दूसरी शर्त, अगर सब जगह विकर्ण अवयव में 1 दिखाई दे दिया, इकाई हो गया, क्या हो गया, इकाई हो गया, सब जगह 1 नजर आ गया, उसको हम तत्समक अवयव बोल देंगे। और सपोज दैट आप ये सोचो कि अगर सब जगह 0 हो गया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सब के सभी क्या हो गए 0 हो गए, तो इसको मैथमेटिक्स की दुनिया में शून्य शून्य अवयव बोला जाता है। बार बार सदिश ही सदिश नाम आ रहा है क्योंकि आगे आपको चैप्टर पढ़ना है, 10वां चैप्टर सदिश बीजगणित है, तो सदिश वहां शून्य सदिश आएगा, तो बार बार नाम आ रहा है। तो मैंने सातों के सातों प्रकार आपको समझा दी। अभी मैं सबके बारे में, तीनों के बारे में पूरा डिटेल से लिखूंगा। मेन क्या है, विकर्ण अवयव क्या होना चाहिए, एक वर्ग अवयव का उदाहरण होना चाहिए। पहली बात तो वर्ग अवयव मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, ठीक है सर। दूसरी बात, इसमें जो मुख्य विकर्ण होगा वो हमेशा ये होगा, ये मुख्य विकर्ण है, देखो ये भी मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण को अगर आपने बंद कर दिया, मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी अवयव अगर आपको 0 दिखाई दे रहे हैं, और मुख्य विकर्ण में सब अवयव अलग अलग लिखे हुए होने चाहिए, कुछ प्लस के कुछ माइनस के, या माइनस के जरूर ऐसे लिख दिया 2 3 4, ऐसे लिख दिया 10 11 13, आपने लिख दिया -5 4 लिख दिया और माइनस का 20 लिख दिया, सेम दिखाई नहीं देना चाहिए, तो वो हो जाएगा विकर्ण अवयव। बाकी विकर्ण अवयव में क्या हो गया, ये अवयव सपोज समान हो गया, यहाँ हो गया -4, यह हो गया -4, यह हो गया -4, तो मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो गए, समान हो गए। जैसे ही मुख्य विकर्ण के अवयव समान हुए, बाकी 0 दिखाई दे, आप उसको बोल देंगे अदिश अवयव है। कौन सा अवयव है ये, अदिश अवयव है। और अदिश अवयव में जब आपने इसको इकाई बना दिया, 1 बना दिया, 4 4 को क्या बना दिया, 1 आ गया, यहाँ आ गया, ये देखो इकाई। -1 अलग चीज होती है, ध्यान रखना, अगर यहाँ आ गया -1 -1 तो फिर ये अदिश अवयव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुख्य अवयव के विकर्ण समान हो गए, और मुख्य विकर्ण के अवयव समान है, अवयव समान है, इसका मतलब ये अदिश अवयव है। लेकिन अगर मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई है, मतलब सब जगह 1 है, तो वो आपका तत्समक अवयव है। और अगर सभी अवयव 0 हो गए, मुख्य विकर्ण भी 0 हो गया, देखो मुख्य विकर्ण भी क्या हो गया, 0 हो गया, सब जगह 0 0 दिखाई दे रहा है, वो हो जाएगा शून्य सदिश, शून्य अवयव। 1 2 3 और 4 हमने पढ़ लिए, टोटल 7 खत्म हो गए। मैं अगली स्लाइड के अंदर ढंग से लिखवाता हूं तीनों को एक एक करके, तब तक आप इसको देखो।
अब देखो विकर्ण अवयव हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं अदिश अवयव। अभी मैंने बताया था विकर्ण अवयव में अगर आपके मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण यही होता है ऐसा, चाहे वो 2/2 में हो चाहे 3/3 में हो। अब वही आपके वर्ग अवयव का उदाहरण होता है, तो ये भी आपके एक वर्ग अवयव का उदाहरण है। पांचवा हम पढ़ते हैं आपके नंबर जो 5 हम पढ़ते हैं वो है आपका एक अदिश अवयव। कौन सा अवयव है बेटा? अदिश अवयव, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स इसको बोला जाता है। अदिश अवयव यानी कि आपको पढ़ना है स्केलर मैट्रिक्स। होता क्या है, परिभाषा लिखता हूं, पर सब चीजें समझ लेंगे इसके अंदर। समझ लें, एक विकर्ण अवयव, ये विकर्ण अवयव का उदाहरण है ना। एक विकर्ण अवयव ए बराबर AIJ M गुणा N अदिश अवयव कहलाता है। अदिश अवयव कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, ये आपको पढ़ना। मुख्य विकर्ण के देखो परिभाषा क्या है, एक विकर्ण अवयव होगा, विकर्ण अवयव मतलब यहां मुख्य विकर्ण होगा, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। एक मुख्य विकर्ण AIJ अदिश अवयव कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। सभी अवयव क्या होने चाहिए आपके, समान हो, और अन्य सभी अवयव क्या हो आपके, शून्य हो। तो उसको कौन सा अवयव बोला जाएगा, आपके अदिश अवयव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अदिश अवयव। आप थोड़ा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना। क्या समझना, एग्जाम्पल के अंदर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि मैंने यहां लिख दिया 3, ये मेरी 1 गुणा 1 कोटि का एक अदिश अवयव है, मुख्य विकर्ण है, समान है, बाकी सब अवयव क्या है, 0। एक 2/2 का लिखते हैं। देखो मैंने यहां लिख दिया √2 0 0 और √2, और ये मेरे 2/2 कोटि का एक क्या है, अदिश अवयव है। अब अदिश अवयव क्यों हुआ, क्योंकि देखो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान। मुख्य विकर्ण के देखो अवयव समान है या नहीं है, और अन्य सभी अवयव क्या हो, शून्य। मैंने ये लाइन लिखी है, बाकी मैं जैसे विकर्ण अवयव लिख रहा हूं ना, विकर्ण अवयव आती है, अन्य सभी वैसे भी क्या है, 0 है। तो मेरे को ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए क्या कर दिया, लिख दिया। अगर ये समान है बाकी 0 है, मैं इसको नहीं कह रहा हूं ये मुख्य विकर्ण नहीं होता, मुख्य विकर्ण ये। अगर मुख्य विकर्ण समान है, इसका मतलब ये कौन सा अवयव हो जाएगा, आपका एक अदिश अवयव। तीसरा एग्जाम्पल और समझो, आपने लिख दिया 4, आपने फिर लिख दिया 0, फिर 0, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर वापस 4 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 0 0, और क्या लिख दिया आपने, 4 लिख दिया। और ये क्या है, 3/3 का। अब थोड़ा गौर करना, सब जगह देखो समान है, ये समान है, ये भी समान है। ये आपका क्या कहलाएगा, एक मुख्य विकर्ण है। मैं 2 बार लिख चुका हूं, ये बात पहले भी लिखवा दी, अब वापस एक बार लिख रहा हूं। मुख्य विकर्ण है, इसको भी आप क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण बोलेंगे। अगर मुख्य विकर्ण में आपको अवयव समान दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, चाहे यहां आपको ऐसा हो जाता -1 -1 -1, तो भी ये मुख्य विकर्ण कहलाता। मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो गए तो अदिश होता। बाकी सब जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगला क्या है, तत्समक है। तत्समक में क्या होना चाहिए, यहां पर 1 हो जाए, यहां 1 हो जाए, यहां पर भी 1 हो जाए, यहां 1 हो जाए, यहां 1 हो जाए, यहां 1 हो जाए, इक्का ही हो जाना चाहिए सब जगह, एक। देखो समान तो है। पहले में हमने क्या पढ़ा, अभी जैसे विकर्ण अवयव पढ़ा, विकर्ण अवयव में क्या था बेटा कि जो मुख्य विकर्ण था, ये जो मुख्य विकर्ण है उसके अलावा बाकी अवयव 0 थे, लेकिन मुख्य
विकर्ण समान नहीं था, कुछ अलग अलग अवयव नजर आ रहे थे। दूसरी बात, अदिश अवयव क्या कहता है कि बाकी तो जीरो होना चाहिए, लेकिन जो मुख्य विकर्ण आपका चलेगा, जो मुख्य विकर्ण आपके पास है, उस मुख्य विकर्ण में आपके क्या होने चाहिए, सभी अवयव एक जैसे होने चाहिए। √2 है तो नीचे भी √2, यहां देखो 4 लिख दिया आपने, अब उसमें 3 लिख रहे हो क्योंकि वो एक ही दिखाई दे रहा है। 3 लिख दो, 4 लिख दो, -2 लिख दो, वहां फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 1/1 कोटि का कोई ज्यादा टेंशन है नहीं। ठीक है, मेन उदाहरण ये, आप कोई 4/4 का भी लिख दो। आप एक एग्जाम्पल ऐसा भी लिख सकते हो कि मैं आपके सामने लिखता हूं, देखो मैंने लिख दिया -1 0 0 और -1। मैं -1 इसीलिए लिख रहा हूं बेटा ताकि आपके दिक्कत नहीं हो। अभी मैं अगला तत्समक अवयव पढ़ाऊंगा ना, तो मैं 1 लिखूंगा, तो -1 और 1 में फर्क है। -1 और 1 आपका ये एकदम क्या है, समान है। देखो ये क्या हो गया, एक समान हो गया। ये आपका क्या कहलाएगा, एक मुख्य विकर्ण है। क्या कहलाएगा, एक, अगर ये आपका एक मुख्य विकर्ण है तो ये कौन सा अवयव हो जाएगा, आपका एक अदिश अवयव हो जाएगा। कौन सा अवयव हो जाएगा, अदिश अवयव। -1 और 1 में फर्क है। अगला हम पढ़ेंगे अभी तत्समक अवयव। तत्समक अवयव के बारे में पहले सुन लो, 2 पढ़े हैं अभी, कर लेते हैं उसको, कि अगर सब जगह मैंने इक्का कर दिया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, बाकी सब जगह 0 है, तो वो आपका कहलाएगा एक तत्समक अवयव, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आगे काम आएगा। एक है शून्य सदिश, सब 0 हो जाए, यहाँ 0, चारों के चारों अवयव 0, 9 के 9 अवयव 0, चारों के चारों अवयव 0, सब जगह अगर 0 दिखाई दे दिया तो वो हो जाएगा शून्य सदिश। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो मैं आपको अवयवों के प्रकार पढ़ा रहा हूँ और जो अवयव चैप्टर शुरू किया उसमें खूब आनंद आ रहा होगा, खूब चीज़ें आपको क्या आ रही होगी, एकदम समझ में आ रही होगी। तो ये हम पढ़ रहे हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव में आपका जो मुख्य विकर्ण है, कोई भी जो मुख्य विकर्ण होगा उसमें एक जैसे अवयव होने चाहिए। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा अन्य सभी अवयव क्या हो, 0 हो, तो उसको बोला जाएगा अदिश अवयव। कोटि समान होनी चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। यहाँ 3 गुणा 4 का काम नहीं चला। अगर 3 गुणा 4 चला तो मुख्य विकर्ण नहीं बना। विकर्ण बनाने के लिए 2/2, 3/3, 4/4 बनना चाहिए। ठीक है, तो ये करो पहले अदिश अवयव। अगली स्लाइड के अंदर करवाता हूं आपको तत्समक अवयव। अब देखो अवयव में छठा टाइप पढ़ते हैं। अभी हमने 5 अवयव पढ़ लिए थे, 5 अभी हमने अदिश अवयव किया था। अगली जो स्लाइड है, अगला जो प्रकार होगा वो होगा आपके तत्समक अवयव। कौन सा अवयव होगा? तत्समक अवयव होगा। ध्यान से देखना, तत्समक अवयव भी इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। तत्समक अवयव, इसको बेटा आप इकाई अवयव भी बोल सकते हैं। कौन सा अवयव बोल सकते हैं? इकाई अवयव। अब तत्समक को इंग्लिश में बोला जाता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इकाई लिखा है तो उसको आप यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। तत्समक अवयव यानी कि इकाई अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। अभी हमने 3 अवयव मेन पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा था विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव का मतलब होता है विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सब 0 हो जाए, लेकिन विकर्ण में अलग अलग होना चाहिए। अभी इससे जस्ट पहले पढ़ा विकर्ण अगर समान हो गया, बाकी 0 है, विकर्ण के अंदर √3 आ गया, सब विकर्ण समान हो गए, एक जैसे अवयव नजर आ रहे हैं, समान अवयव नजर आ रहे हैं मुख्य विकर्ण के, तो हमने अदिश पढ़ा। तत्समक का क्या होता है? विकर्ण में समान अवयव तो होना चाहिए, लेकिन सब जगह होना क्या चाहिए? एक होना चाहिए। परिभाषा गौर से देखना बेटा। ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो। जो मुख्य विकर्ण है उसका प्रत्येक का अवयव कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर आपने ऐसा लिख दिया, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव होना, वर्ग अवयव चाहिए। वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कितने होने चाहिए? 1 दिखाई देने चाहिए। और अन्य सभी अवयव विकर्ण के अन्य सभी जो अवयव हैं वो क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। एग्जाम्पल समझना बेटा ध्यान से। एग्जाम्पल में आप ये समझेंगे कि मैंने अगर कहीं लिख दिया यहां पर 1, तो ये भी आपका एक तत्समक अवयव है। ठीक है, और इसको लिखने का एक तरीका होता है, देखो मैं आपको लिखवा देता हूं, इसको आगे थोड़ा काम आएगा।
इसे आई से निरूपित करते हैं, इसे आई से निरूपित करते हैं। आइडेंटिटी होता है, यहां से आई ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसके, ध्यान देना। एग्जाम्पल, आपने कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे आपने लिख दिया 1, तो ये 1/1 का है, देखो विकर्ण 1 है। एक कोई 2/2 का बना दिया, 1 0 0 और 1 बना दिया आपने, और ये कितने बाई कितने का है, 2/2 कोटि का है, ठीक है। होना वर्ग अवयव भी चाहिए, लेकिन देखो मुख्य विकर्ण कितना होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, अन्य सभी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक 3/3 का और बना दो, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, और ये हो गया 3/3 का। आप ध्यान से अगर नजर दौड़ाएंगे तो ये आपका एक मुख्य विकर्ण है। क्या है ये, एक मुख्य विकर्ण, और ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपका एक क्या है, मुख्य विकर्ण। अगर आपका जो मुख्य विकर्ण है उसके सभी अवयव इकाई दिखाई दे रहे हैं, एक एक दिखाई दे रहे हैं, सब जगह देख लो एक एक दिखाई दे रहे हैं, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, तो उसको कौन सा अवयव बोला जाएगा, तत्समक अवयव बोला जाएगा। कौन सा अवयव बोला जाएगा, तत्समक। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से तत्समक अवयव, इकाई अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होना वर्ग अवयव चाहिए। वर्ग अवयव के बाद जो 3 पढ़े हैं ना, 4 5 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या पढ़ा था, विकर्ण अवयव। विकर्ण जो होगा उसके अलावा बाकी अन्य सभी 0 हो जाए, विकर्ण में अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। अगर विकर्ण में 1 के अलावा कुछ और वैल्यू आ गई, 1 नहीं आया, √3 √2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 3 या -1 आ गया, -1 आ गया, उसको अदिश अवयव बोलेंगे। लेकिन अगर विकर्ण जो मुख्य विकर्ण उसके सभी अवयव 1 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, इकाई हो जाए, उसको बोला जाएगा तत्समक अवयव। बोलो मेरे लाल और लालियों, किसी को कोई दिक्कत है क्या? उम्मीद है कि ये जो तत्समक अवयव है आपके समझ में आ गए होंगे। एक टाइप और बचा है, वो है शून्य सदिश, जो आपकी किताब में लिखा है। बड़ा सिंपल है भाई, क्या है, बड़ा सिंपल है। मैं एक काम करता हूं, परिभाषा आपको लिखवा देता हूं उसकी, 7 नंबर यहां लिखवा देता हूं। उसको आप बोलेंगे शून्य सदिश। अरे सदिश, सदिश नाम हमारा अवयव है ना, पता नहीं कहां से सदिश घूम रहा है। शून्य अवयव यानी कि जीरो मैट्रिक्स। पढ़ाई देता हूं 7 नंबर, क्यों अगली स्लाइड में करें, इसकी वजह यहां कर लेते हैं। ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो, 0 हो। मतलब पूरा अवयव भी क्या बन जाए, 0 हो जाए। अवयव सब जगह 0 0 दिखाई दे, सब जगह कुछ हो दिखाई दे ही नहीं, वो कहलाएगा आपका कौन सा अवयव, शून्य अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य अवयव। और इसको लिखने का तरीका है, इसे 0 लिखा या ओ लिखा, एक ही बात है। इसे ओ से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं इसको, ओ से। और बड़ा सिंपल सा, देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप एग्जाम्पल देखो, शून्य सदिश 0 0 0 0, शून्य सदिश 0 0 0 0 0 0 0 0 0, शून्य सदिश। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, शून्य सदिश कितना सिंपल है। सब अवयव अगर 0 हैं तो शून्य सदिश, बाकी अवयव 0 है, विकर्ण में 1 1 दिखाई दे रहा है, तत्समक। विकर्ण अगर सेम है या √2 √3, बाकी अवयव 0 है, अदिश। और विकर्ण के अलावा बाकी अवयव 0 और विकर्ण में अलग अलग वैल्यू है। विकर्ण अवयव, वर्ग अवयव में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। स्तंभ में क्या होना चाहिए, एक स्तंभ होना चाहिए। पंक्तियां कितनी हो सकती है, पंक्ति में एक पंक्ति होनी चाहिए, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। अवयव की कोटि होती है m गुणा n, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, कितनी पंक्तियां कितनी कोटि है, तो उस कोटि का एक वर्ग अवयव, एक अवयव कहलाएगा। अवयव में परिवेष्टियों की संख्या, अवयवों की संख्या होती है mn, m और n को गुणा करके बता दो। अवयव क्या होता है, कोई भी संख्या या जो फलन होता है उसका एक क्रम विन्यास होता है, आयताकार क्रम विन्यास होता है, उसमें आपको लिखना होता है। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, अवयव
अवयव की कोटि, अवयव में अवयवों की संख्या और अवयव के 7 प्रकारों में किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या आप लोगों के? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट? अब मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक हेडिंग और बची है अवयवों की तुलना, कि अवयवों की तुलना मतलब अवयवों की समानता, कि दो अवयव बराबर कैसे होंगे। बराबर कैसे होंगे? जब वो समान अवयव होने चाहिए। जैसे अगर कहीं ऐसा लिख रखा है यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा या 5 लिखा, दूसरे में क्या लिखा होना चाहिए? 2, 3, 4 और 5, वो कहलाएंगे समान अवयव। एक छोटी सी हेडिंग है वो कर लेते हैं, फिर इंट्रोडक्शन जो प्रश्नावली 3.1 है उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, और फिर हम करेंगे पहले प्रश्नावली 3.1 के जो 5 उदाहरण हैं उनका सॉल्यूशंस, फिर एक वीडियो के अंदर 3.1 भी कर लेंगे। धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। 7-8 दिनों के अंदर ये चैप्टर क्या हो जाएगा? एकदम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप ये देखो, मैंने अवयवों के प्रकार बता दिए। अगली हेडिंग पढ़ते हैं अवयवों की समानता। अब देखो पढ़ते हैं अवयवों की समानता, की अवयव कैसे समान हो सकते हैं, कैसे समान नहीं हो सकते हैं। देखना बेटा ध्यान से अलग से। अवयवों के प्रकार हमने पढ़ लिए थे, अब पढ़ते हैं अवयवों की समानता। अगली हेडिंग है हमारे अवयवों की समानता। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको पढ़ना है कि अवयवों की समानता करेंगे कैसे। मुझे एक बात बताओ, कोई अवयव समान कब होगा? आप एक चीज सोचो कि मैं कोई एक अवयव लिखता हूं ए बराबर मैंने लिख दिया 2, 3, 1 और 4 लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया बी 2, 3, 1 और 4। आप क्या यहाँ कहेंगे ए और बी बराबर है? क्यों? देखो 2, 2 के बराबर है, 3, 3 के बराबर, 1, 1 के बराबर, 4, 4 के बराबर। संगत अवयव बराबर होने चाहिए भाई। क्या बराबर हो? संगत अवयव क्या हो? आपके समान हो। एक उदाहरण और सोचो आप, सपोज एक पी अवयव आपने सोच लिया, 2, 3, 0, 1 सोच लिया, फिर क्यू सोच लिया, 3, 2, 0, 1। मैं यहां से कहूंगा कि पी और क्यू आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 3। हाँ, बाकी जगह सब जगह सेम नहीं है। 3 यहाँ 0, 0 है, 1, 1 है, लेकिन ये पी और क्यू बराबर नहीं है। पहली बात, आपको अगर अवयवों की समानता निकालनी है तो अवयवों की कोटि बराबर होनी चाहिए। अगर ये 2/2 का है तो दूसरा भी 2/2 का होना चाहिए। ये भी अगर 2/2 का है तो ये भी कितनी बाई कितने का होना चाहिए? 2/2 का। और ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मैं परिभाषा लिखवाता हूं आपको, एकदम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कर कि एक्चुअल में अवयवों की समानता काम कैसे, एग्जाम्पल वगैरह देकर सब समझा दूंगा। ठीक है, आप लिखेंगे 2 अवयव, एक अवयव को मान लेता हूं ए, जिसको हम क्या नाम देते हैं? AIJ। 2 अवयव ए बराबर AIJ तथा बी बराबर BIJ समान होंगे यदि 2 अवयव ए और बी समान होंगे यदि, पहली कंडीशन क्या फॉलो होगी? यदि दोनों समान कोटियों के अवयव हो। पहली शर्त है। समानता तभी हो सकती है कि एक अगर आपके ए कोई अवयव दे रखा 3/4 का दे रखा और एक अवयव आपके पास 2/3 का, ये अवयव कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अवयव को समान करना है। अगर अवयवों की समानता निकालनी है तो दोनों समान कोटियों के अवयव हो। दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए? एकदम बराबर होनी चाहिए, कि दोनों अवयव एक जैसे हैं। अगर 2/2 का, दूसरा भी 2/2 का होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के बराबर हो। ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के क्या हो? बराबर हो। अर्थात आई व जे के मान के लिए, अर्थात आई व जे के मानों के लिए AIJ हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? BIJ के। कोई ज्यादा परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल।
पहली बात, दो अवयव तभी समान आप कर सकते हो जब उनकी कोटि क्या हो, बराबर हो। उनकी कोटियां एक जैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और एक का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के बराबर होगा। संगत कैसा कि A11 B11 के बराबर होगा, A12 B12 के बराबर होगा, A22 B22 के बराबर होगा, A32 B32 के क्या होगा, बराबर होगा। वो आपको पैटर्न चलाना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल देखना ध्यान से कि एग्जाम्पल काम कैसे करेगा। एग्जाम्पल के अंदर ध्यान से देखना। एग्जाम्पल के अंदर आपने यदि एक बराबर आपने एक अवयव ले लिया A बराबर 2 3 0 1 और इसकी कोटि है 2/2 की, और फिर एक अवयव ले लिया आपने B बराबर 2 3 0 1 2/2। क्या बेटा मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर A बराबर है B के? क्या A और B बराबर है? क्या पहली शर्त लागू हो रही है? क्या दोनों समान कोटियों के अवयव है? बिल्कुल समान कोटियों के अवयव है। फिर क्या लिखा, A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के क्या हो, बराबर हो। देखो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पर भी 3 लिखा है, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ पर भी 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। तो क्या A और B बराबर हुआ या नहीं हुआ? तो ये दोनों कौन से अवयव कहलाएंगे? एक समान अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समान अवयव। मतलब A11 B11 के बराबर होगा, A12 B12 के बराबर होगा, A21 B21 के बराबर होगा, A22 B22 के क्या होगा, बराबर होगा। एक एग्जाम्पल और समझ लें। एक एग्जाम्पल आप समझेंगे तो एक आपको P बराबर दे दिया 4 0 10 5, एक आपको B बराबर दे दिया 4 1 10 5 दे दिया, और दोनों की कोटि समान है 2/2 और ये हो गया 2/2। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ A और B बराबर है? और मैं कहूँगा यहाँ A और B बराबर नहीं है। ऐसा इसीलिए है कि ये पहली शर्त को तो पूरा कर रहा है, दोनों समान कोटियों के अवयव, लेकिन संगत अवयव बराबर नहीं। इधर क्या है 4, इधर 4 है, ठीक है। इधर है 0 और इधर क्या आ गया 1। यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था 0। हाँ इधर 10 है, इधर 10 है, कोई दिक्कत नहीं। इधर 5 है, इधर 5 है, लेकिन ये जो अवयव है ये वाला, ये इसके बराबर नहीं है। और अगर एक सिंगल अवयव भी किसी A वाला अवयव B में दिखाई नहीं दिया, संगत अवयव बराबर नहीं है, तो वो A बराबर B नहीं होगा। ये होगी आपके अवयवों की समानता। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? अगर कोटि भी बराबर नहीं हो, ये कोई दे दिया 2/2 की कोटि दे दी 2/3 की, फिर तो अवयव देखना ही नहीं। दोनों शर्तें लागू होनी चाहिए। दो अवयव समान तभी होंगे, दोनों समान कोटियों के अवयव हो, और एक का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के बराबर हो। संगत का मतलब 4 4 के बराबर है, 0 1 के बराबर नहीं है। बाकी ऊपर वाले में एकदम बराबर है, जैसे ये है वैसा का वैसा ही। तो जैसा ये P है, सॉरी 1 मिनट, मैंने कुछ जल्दबाजी में B लिख दिया ना, इसको Q लिखना। क्या लिखना है? Q। और यहाँ पर भी क्या करना है आपको? चेंज करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? चेंज करना है। यहाँ अगर आप चेंज करेंगे तो आप लिखेंगे P और Q आपस में बराबर नहीं। P नॉट इक्वल्स टू है Q के। P बराबर नहीं है किसके? Q के। बोलो मेरे लाल और लालियों, 1.25 घंटे से ऊपर की क्लास बनी, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की क्लास बन गई। 1.5 घंटे में मैंने आपको अवयव समझाए और बेहतरीन तरीके से आप ढंग से बैठना, इस पूरी चीज़ के नोट्स बनाना। एकदम आपको खतरनाक वाली मेहनत करनी है, क्योंकि ध्यान रखना बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अभी आप ये मत सोचना कि जून चल रहा है, अगर जून चला गया तो आगे आने वाला समय आपके लिए हार्ड होता जाएगा। अभी से आपको जी जान लगाकर पढ़ाई करनी है। एक रूटीन सेट करें। रूटीन सेट करने के बाद आपको किस हिसाब से पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी आपको सब्जेक्ट हार्ड लगता है उसको ज़्यादा टाइम दें। जो सब्जेक्ट सिंपल होता है उसको थोड़ा कम टाइम दें, ताकि हो जाए। जो चीज़ आपको नहीं आती है, एक ही चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो उसको 10 दिनों तक लगातार पढ़ो, लगातार पढ़ते जाओ, लगातार रिवीजन करो। ज़्यादा टीचरों से कुछ नहीं होता, वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम रिवीजन हो जाएगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको बेहतरीन समझ में आई होगी। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है सबका रिवीजन कर लेना। थैंक यू।